शुक्रिया। कॉलोनी की अधिकांश माएँ जब अपने बच्चों को कहती थी कि थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, तो मेरी माँ कहती थी कि इतना क्यों पढ़ते हो, दिन भर किताबों में क्यों रहते हो, रेडियो सुनो, टेलीविज़न देखो, फिल्में देखो। और अक्सर शुक्रवार के दिन वो मेरे स्कूल चली जाया करती और प्रिंसिपल से कहती इसे छोड़ दीजिए क्योंकि ये DDLJ का आखिरी शो है, छूट जाएगा और ये फिल्म देख नहीं पाएगा। तो मेरी परवरिश इसी तरह से हुई। कॉलेज की पढ़ाई के बाद जब मैं न्यूज़ रूम गया तो मैंने देखा कि ये टेलीविज़न बहुत बोलता है, पूरी दुनिया के बारे में बहुत बात करता है, लेकिन इस दुनिया के बारे में बहुत कम बात होती है। तो मैंने MPhil की, PhD की और उसके बाद से मैं मीडिया पर लिखता हूँ, बोलता हूँ। हिंदुस्तान, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र कोई ऐप डाउनलोड करके नहीं बना है। और ऐसा भी नहीं हुआ कि हमारे जो पूर्वज रहे, जो औपनिवेशिक भारत के कॉलोनियल इंडिया के लोग रहे, उन्हें कोई वैक्सीन दी गई और रातों रात वो स्वतंत्र भारत के नागरिक हो गए। इसके पीछे लाखों भारतीयों ने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, अपना समय दिया, सपने देखे, बहुत मशक्कत की और ये बहुत धीरे धीरे हुआ। दूसरी तरफ ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो गया कि हिंदुस्तान का, भारत का मीडिया खड़ा हो गया। सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने, सैकड़ों पत्रकारों ने जान दी, जोखिम उठाया, अंग्रेजों से लड़े भिड़े और उसके बाद भारत का मीडिया खड़ा हुआ। अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि खींचो ना कमानों को, न तलवार उठाओ, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये बात इसलिए आज याद रखने की ज़रूरत है कि लोकसभा चुनाव 2024 में देश का सबसे तेज कहा जाने वाला एक चैनल चॉपर पत्रकारिता लेकर आया। उसके न्यूज़ एंकर चॉपर के जरिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते और बाद में उन्होंने दावा किया कि हमने 30 दिन में 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर किया है। सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी यदि किसी मैनेजिंग एडिटर को याद है तो क्या वो चेहरे, वो लोग, उनकी संख्या याद है कि वो कितने लोगों से मिले, कितने नागरिकों से सवाल किया, कितने नागरिकों ने अपनी समस्या, अपनी मुसीबत, अपनी तकलीफ उनसे साझा की? ये लोग याद नहीं रहे क्योंकि ये लोग ऐसे मीडिया के लिए एक भीड़, एक मॉब, बहुत ऐसे चेहरे हैं जिसे याद रखने की शायद ज़रूरत ना हो। इस लोक पर मैं आगे बात करूं, इसके पहले मैं 2 प्रसंग याद करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि लियोनेल फिल्डेन, वो ब्रिटिश अधिकारी जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि कॉलोनियल इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को तय करे, पूरा ब्रॉडकास्टिंग सर्विस वो खड़ा करे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के, अंग्रेजी हुकूमत के काम आए। और इस कोशिश में फिल्डेन महात्मा गांधी से भी मिलते हैं और महात्मा गांधी से वो कहते हैं कि आप BBC पर आइए। महात्मा गांधी ने फिल्डेन के इस प्रस्ताव को, इस प्रपोजल को सुनकर क्या जवाब दिया? फिल्डेन अपनी किताब द नेचुरल बेंट में इस तरह लिखते हैं। वो लिखते हैं, When later I pressed him to broadcast, he said, "My dear Fielden, you know and I know that if I do so, I shall increase the number of your listener by 4 or 5 millions overnight. If I knew that you were doing to stay in India, I might do it. If you don't, I shall merely increase the strength of my enemies." और गांधी ने BBC पर जाने से मना कर दिया क्योंकि गांधी को कम्युनिकेशन का अपना तरीका मालूम था, 1 to 1, person to person। एक दूसरा उदाहरण, हमारे दोस्त उस धुन को यहाँ
थोड़ी देर के लिए प्ले करेंगे। 1936 में आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का सिग्नेचर ट्यून तैयार हुआ। 5:55 पर हिंदुस्तानियों की सुबह इस धुन से शुरू होती और इस धुन को सुनने के बाद आपको लगेगा कि किसी भारतीय ने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से शास्त्रीय संगीत की जानकारी के साथ ये धुन तैयार की। लेकिन जब आप इसके इतिहास में जाएंगे तो ना वो साज कोई वीणा है और ना तैयार करने वाला कोई भारतीय है। वो नाजी हुकूमत से, हिटलर शाही से तबाह होकर, परेशान होकर भारत आता है और वह वाल्टर कॉफमैन, जिसे भारत का शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत रास नहीं आता, पसंद नहीं आता, लेकिन बाद में 12 साल से ज़्यादा समय लगाकर वो धुन तैयार करता है और उस धुन से आकाशवाणी के कार्यक्रम की शुरुआत होती है। कागजी तौर पर वो भारतीय नहीं है, लेकिन अपने काम और असर में हमसे, आपसे, हम जैसा ही वो भारतीय है। इस तरह से हमारा लोकतंत्र बना है और इस लोकतंत्र के भीतर हमारा मीडिया बना है। और जब भी हम मीडिया कहते हैं, इसमें 2 बातें ज़रूरी तौर पर याद रखने की है। एक, लोग, जिसकी चर्चा भारत के संविधान में प्रस्तावना से शुरू होती है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और दूसरा, संवाद या संवाद धर्मिता, कम्युनिकेशन, शेयरिंग जिसे हम कहते हैं। बिना लोग के और बिना संवाद के आप किसी भी तरह के मीडिया की बात नहीं कर सकते। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इट्स अ बिग पैराडॉक्स, कि बिना संवाद के भी और बिना लोग के भी हमारा मीडिया बात करता है। एक वीआईपी कल्चर का लबादा लेकर एक इन्फ्लुएंसर महाकुंभ पहुंचती है और महाकुंभ के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। वहाँ एक दुर्घटना हो जाती है। वो इन्फ्लुएंसर अपना वीआईपी कल्चर का लबादा उतार देती है और बताने लगती है कि हमारे आंखों के सामने क्या क्या हुआ। जैसे ही वो लबादा उतारती है, वो नागरिक के सिरे से सोचने लगती है, और जैसे वो नागरिक के सिरे से सोचने लगती है, वो इन्फ्लुएंसर नहीं रह जाती, वो पत्रकार हो जाती हैं, वो नागरिक हो जाती हैं। आप मुझसे पूछेंगे कि एक मीडिया को क्या करना चाहिए, मैं इसका सीधा एक पंक्ति में, एक लाइन में जवाब दूंगा कि हिंदुस्तान के नागरिक को क्या करना चाहिए, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज़ादी के बाद जब भारत का मॉडल, मीडिया मॉडल तैयार हुआ, जिसमें बिल्बर श्रैम की बड़ी भूमिका रही, अमेरिका के बहुत बड़े स्कॉलर हैं वो, रहे हैं वो, तो उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया कि हिंदुस्तान जो अभी अभी आज़ाद हुआ है, जिसमें गरीबी है, बेरोजगारी है, अंधविश्वास है, भुखमरी है, साधनों की कमी है, ऐसे देश के लिए रेडियो और टेलीविज़न का वही इस्तेमाल नहीं हो सकता जो इस्तेमाल हिंदुस्तान के बाहर दुनिया के दूसरे देशों में या यूरोप में हो रहा है। रेडियो का इस्तेमाल दुनिया के अलग अलग देशों में प्रोपेगेंडा टूल या मशीन के तौर पर इस्तेमाल हुआ। हम सब जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ। और टेलीविज़न का इस्तेमाल यूरोप के देशों में मनोरंजन के तौर पर किया जा रहा था, लेकिन भारत में रेडियो का इस्तेमाल एक एक व्यक्ति, जिसे द लास्ट मैन गांधी कहते हैं, अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किया गया। और टेलीविज़न को इस रूप में बनाया गया कि हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एक्सटेंशन हो जाए, यानी पूरक विश्वविद्यालय या पूरक विद्यालय का काम करे। मैं खेती नहीं करता हूं, मेरी 7 पीढ़ियों ने कभी खेती नहीं की है, लेकिन हमने कृषि दर्शन देखा है, और कृषि दर्शन देखते हुए हमने समझा है कि इस देश के लाखों किसान काम कर रहे होंगे और उनके मतलब की चीज़ होगी कि भिंडी कैसे उपजाई जाती है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो 750 के आसपास चैनल है, उसमें हम बहुत ही कस्टमाइज माइंडसेट के साथ टीवी देख रहे हैं, और अब तो मोबाइल फ़ोन आ गया है। तो सवाल ये है कि जब हम मीडिया को लेकर बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये लोग कैसे होते हैं, और ये जो लोग होते हैं उनके सवाल हमारे सामने कैसे आते हैं। साधन की बात हमने शुरू में इसलिए कही क्योंकि हमारे भीतर एक बड़ी गलतफहमी और खुशफहमी है
कि हमारे पास जितना साधन होगा उतना ज़्यादा मीडिया बढ़ेगा। स्वाभाविक बात है कि उसका बिजनेस, उसकी इकॉनमी, उसका रेवेन्यू स्ट्रक्चर बढ़ेगा, उससे जॉब क्रिएशन होगा, बहुत सारे रोजगार मिलेंगे। लेकिन इससे पत्रकारिता का भी दायरा बढ़ेगा और ज़्यादा बेहतर पत्रकारिता होगी। इसका उदाहरण तो हमने इन्फ्लुएंसर और महाकुंभ की घटना में देख ली। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के सारे बड़े चैनल उस वक्त वहाँ नहीं थे? एक से एक तुर्रम खां, फन्ने खां यूट्यूबर वहाँ नहीं थे। लेकिन वीआईपी कल्चर का लवादा उड़ने के बाद ही दुनिया के सामने बात आ पाई जो वो इन्फ्लुएंसर ले पाई। इसका मतलब ये है कि पत्रकारिता एआई और तकनीक से सिर्फ नहीं हो सकती, उस असहमति के साहस से पत्रकारिता होती है, हो सकती है, और सहमति के उस विवेक से पत्रकारिता होती है या हो सकती है जिसकी ज़रूरत है। हमने बहुत ही एक आइकॉनिक तरीके का एक रेजिस्टेंस बना लिया है कि इस देश के जो प्रमुख हैं उनका 24 घंटे विरोध करो, सच्चे पत्रकार कहला जाओगे। एक आइकॉनिक हमारे इस देश के सुप्रीमो हैं, उनके दिन रात सहमति में बात करो, आप देशभक्ति की पत्रकारिता करोगे। लेकिन इन दोनों के बीच का असल सवाल है कि नागरिक का कॉमन सेंस कहाँ है और मीडिया उस नागरिक के कॉमन सेंस के साथ क्या कर रहा है। माफ़ कीजिएगा, हमें ये जो नागरिकता मिली है, हमें ये जो आज़ादी मिली है, मैंने आपसे कहा ऐप डाउनलोड करके नहीं मिला है, तो इसका मतलब इसे बनाने, बरकरार रखने का भी काम कोई ऐप या एआई नहीं करेगा। इसलिए जब हम पत्रकारिता और नागरिकता के सवाल के बीच खड़े होकर बात करते हैं, जो कि पूरा देश अभी डार्क और डीप के बीच फंसा हुआ है, और इस बीच हम पत्रकारिता और नागरिकता के सवाल पर बात करते हैं, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है, और वो ये कि 5 साल में एक बार वोट देकर हम अपना वोटर आईडी कार्ड देखकर आश्वस्त हो जाएं, एश्योर हो जाएं कि हम इस देश के नागरिक हैं। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। नागरिकता का सवाल रोज़ का है, हर दिन का है, हर दिन का दावा है, हर दिन का करार है और हर दिन का अभ्यास या प्रैक्टिस है। मीडिया की ज़रूरत वही है कि हमारे इस रोज़ के नागरिकता के सवाल को कैसे दुनिया के सामने रखता है, देश के सामने रखता है। और इस मंच से कहते हुए मुझे थोड़ा अफसोस ज़रूर हो रहा है कि मीडिया मौजूदा दौर में नागरिकों के कॉमन सेंस को बहुत ही अलग तरीके से ऑल्टर कर रहा है। इस देश में जितने मीडिया कर्मी या पत्रकार हैं उसके मुकाबले मीडिया क्रिटिक बहुत कम है, और इस काम में, इस पेशे में आने की ज़रूरत है। अंतिम बात ये कि आप इस देश में चाहे इंडियाज़ गॉट टैलेंट करें या इंडिया गॉट जिसको लेकर विवाद है वो करें, दिमाग में एक बात हमेशा साफ रहेगी कि अंतिम तौर पर हैसियत आपकी नागरिक की है। वो हिट्स, लाइक्स, बज, मिलियन, बिलियन के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े झालर की तरह हैं, और जब आप इंडियन पेनल कोड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आएंगे, ये सारे झालर झड़ जाएंगे और सारी कार्रवाई नागरिक के तहत ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।